प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम समास का टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, हमने केवल समास पढ़ लिया था, अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर लिया था, तत्पुरुष समास का भी अध्ययन कर लिया था। तत्पुरुष समास के दो भेद बताए थे मैंने आपको, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। दोनों का अध्ययन हमने भली भांति कर लिया था। मैंने आपसे एक बात कही थी, तत्पुरुष समास में से ही निकला है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास से उत्पन्न है द्विगु समास। तो इसको हम यहाँ पे द्विगु ये बी नंबर ने डाल के ये ए में डाल देते हैं। ठीक है भाई। एक बात बताई थी मैंने, तत्पुरुष समास में से कौन से समास का जन्म हुआ? कर्मधारय समास का। और कर्मधारय से ही निकला है कौन सा समास? द्विगु समास। तो विद्यार्थियों, आज हम द्विगु समास का भली भांति अध्ययन करेंगे। तो बात करें, ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड पर, द्विगु समास की परिभाषा क्या है। एक हल्का सा सूत्र लिख रखा है, देखो, संख्या पूर्वो द्विगु, इसी में ही परिभाषा है। संख्या पूर्वो द्विगु यानी पूर्व में संख्या होनी चाहिए। पूर्व में यानी पहले क्या होनी चाहिए? संख्या। वही कौन सा समास है? द्विगु समास। इतना सा समझिए आप, संख्या पूर्वो द्विगु यानी पूर्व में पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले क्या होना चाहिए? संख्या। वही कौन सा समास होता है? द्विगु। अब मैं अपने अर्थ में आता हूँ। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है वह द्विगु समास होता है। जिस समास का, पुनः समझ लीजिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है वह द्विगु समास होता है। इस उदाहरण का हमने द्विगु समास भी मैंने आपको अव्ययी भाव समास में एक सूत्र लिखाया था, नदिबिश्च। कौन सा सूत्र? नदिबिश्च। यदि पूर्व पद संख्यावाची है और संख्यावाची शब्द के साथ यदि नदी या नदी का कोई नाम है, तो ध्यान दीजिए वहाँ पर द्विगु समास की तरह समास विग्रह होगा, लेकिन समास का नाम द्विगु समास नहीं होगा। वहाँ समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास। वहाँ पे हमने समझ लिया था, लेकिन वो अपवाद था। सूत्र है अव्ययी भाव समास में, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है वह द्विगु समास होता है। देखो परिभाषा क्या है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाची होता है वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कितने अर्थों में? तीन अर्थों में। देखो, समाहार अर्थ में। किस अर्थ में? समाहार अर्थ में, जिसे हम कहते हैं समाहार द्विगु। तद्धितार्थ अर्थ में, तद्धितार्थ अर्थ में द्विगु समास होता है। और उत्तर पद द्विगु, ये तीन प्रकार के बताए मैंने, समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु और उत्तर पद द्विगु। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप केवल समझेंगे द्विगु समास के बारे में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। नोट 3 लिखाए हैं। नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? देखो, यह समास समूह या समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। समूह हिंदी अर्थ है और समाहार संस्कृत शब्द है। समाहार का मतलब ही क्या है? समूह। ध्यान दें, यह जो समास होता है, कौन सा समास? द्विगु समास समूह या समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात क्या है? नोट नंबर 2, इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाकर अंत में समाहार लिख देते हैं। अंत में क्या लिख देते हैं? समाहार। अंत में क्या लिखेंगे? समाहार। ये ध्यान रखना। इस समास का विग्रह करेंगे, कौन से समास का? द्विगु समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में क्या लिख देते हैं? समाहार लिख देते हैं। ये नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3 क्या है? इस समास का, कौन से समास का? द्विगु समास का
समस्त पद जो होता है वो स्त्रीलिंग के एक वचन में या नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। देखो, इस समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन या स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। इस समास का जो समस्त पद होता है वह नपुंसक लिंग के एक वचन या स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। हमने 3 नोट पढ़े, द्विगु समास की परिभाषा भी पढ़ी और नोट हमने 3 पढ़े, 1, 2, 3। परिभाषा क्या थी कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची या उत्तर पद संज्ञावाची होता है वह द्विगु समास होता है। नोट नंबर 1 क्या पढ़ा? यह समास, ध्यान रखना, कौन सा समास? द्विगु समास, समूह या समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। नोट नंबर 2 क्या पढ़ा? इस समास का समास विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाकर अंत में समाहार है लिख देते हैं। नोट 3 क्या पढ़ा हमने? नोट नंबर 3, इस समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में या स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। ये तीनों नोट पढ़ लिए। अब उदाहरण आते हैं। देखो, ये समस्त पद मैंने आपको लिख रखे हैं और समास विग्रह कैसे करेंगे। देखो, ये नपुंसक लिंग के एक वचन है, इधर ये 2 उदाहरण हैं, ये भी नपुंसक लिंग के एक वचन है, बाकी स्त्रीलिंग के एक वचन है। नपुंसक लिंग के एक वचन कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया कि जब इस समास का समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। कौन से पदों में? दोनों पदों में, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी। देखो, त्रिभुवनम, त्रि में षष्ठी विभक्ति लगाओ। त्रयाणाम, त्रयाणाम। भुवन में लगाओ, भुवनानाम, भुवनानाम। त्रयाणाम भुवनानाम, अंत में क्या लिख देंगे? समाहार है। देख लो, ये आपका समास विग्रह हो गया। अब त्रि शब्द कौन से वचन में आएगा? त्रि बहुवचन में ही आता है, एक वचन और द्विवचन तो इसका होता ही नहीं है। त्रि जो शब्द है वह बहुवचन में आता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन लगाएंगे? बहुवचन। भाई, एकम के जो रूप चलते हैं एक वचन में चलते हैं। द्वि यानी दो के, द्वि के यानी द्विवचन में चलेंगे, और द्वि से आगे जो संख्याएं हैं उनका वचन होता है बहुवचन, उनका एक वचन और बहुवचन होता नहीं है। जैसे त्रि है, चतुर है, पंच है, षट है, सप्त है, अष्ट है, नव है, तो इनका बहुवचन ही होता है, इनका एक वचन और द्विवचन नहीं होता है। तो त्रिभुवनम का हमने यानी समास विग्रह कर लिया। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। ऐसे ही चतुर्युगम का करेंगे। चतुर्नाम युगाणाम, अंत में क्या लिख देंगे? समाहार है। चतुराणाम युगाणाम समाहार है। पंचपात्रम का करिए। पंचाणाम पात्राणाम समाहार है। ठीक है भाई, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं दोनों पदों में, अंत में क्या लिख रहे हैं? समाहार है। सप्तदिनम का होगा सप्ताणाम दिनानाम, अंत में क्या लिख देंगे? समाहार है। पंचरात्रम का लिखिए भाई। पंचाणाम, छोड़ो, पंचरात्रम का पुनः देखिए। पंचाणाम रात्रिणाम समाहार है, ये होगा। ध्यान दें, ये स्त्रीलिंग है, रात्रि कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो ये जो समस्त पद जो है जाएगा वो स्त्रीलिंग के एक वचन में है। ठीक है। सप्तऋषि का देखते हैं। सप्ताणाम ऋषीणाम समाहार है। सप्ताणाम ऋषीणाम समाहार है, ऐसे हो जाएगा। सप्ताह का क्या होगा? देखो, सप्ताणाम एहनाम, षष्ठी विभक्ति एहनाम होगा, एहनाम। सप्ताणाम एहनाम समाहार है।
सप्ताणाम अहनाम समाहार है, ठीक है। अब इस इधर आ जाओ, जैसे त्रिलोकम है, त्रयाणाम लोकानाम, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। पंचतंत्रम, पंचाणाम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कीजिए, पंचाणाम, तंत्राणाम, तंत्राणाम, पंचाणाम तंत्राणाम समाहार है, पंचाणाम तंत्राणाम समाहार है। अब स्त्रीलिंग के एक वचन पे आते हैं अपन। समस्त पद ये स्त्रीलिंग के एक वचन में है। देखो, पंचवटी का होगा पंचाणाम, पंचाणाम, वटाणाम समाहार है। अष्टाध्यायी का क्या होगा? अष्टाणाम, अष्टाणाम, अध्यायाणाम, अध्यायाणाम समाहार है। सप्तशती का होगा सप्ताणाम, 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 शताणाम समाहार है। शताब्दी का होगा ऐसे ही शताणाम, अब्दाणाम, अब्दाणाम, शताणाम, अब्दाणाम, यहाँ पे शताणाम ऐसे आएगा, स्वर आया बाद में, शताणाम अब्दाणाम समाहार है। त्रिफला का होगा त्रयाणाम, त्रयाणाम, फलाणाम, फलाणाम समाहार है। तो विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े द्विगु समास के। बात करते हैं, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। त्रिभुवनम का होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। चतुर्युगम का होगा चतुराणाम युगाणाम समाहार है। पंचपात्रम का होगा पंचाणाम पात्राणाम समाहार है। सप्तदिनम का होगा सप्ताणाम दिनानाम समाहार है। पंचरात्रम का होगा पंचाणाम रात्रिनाम समाहार है। सप्तऋषि का होगा सप्ताणाम ऋषिणाम समाहार है। सप्ताह का होगा सप्ताणाम अहनाम समाहार है। इसी प्रकार पंचवटी का होगा पंचाणाम वटाणाम समाहार है। अष्टाध्यायी का होगा अष्टाणाम अध्यायाणाम समाहार है। सप्तशती का होगा सप्ताणाम शताणाम समाहार है। शताब्दी का होगा शताणाम अब्दाणाम समाहार है। त्रिफला का होगा त्रयाणाम फलाणाम समाहार है। त्रिलोकम त्रयाणाम लोकाणाम समाहार है। और पंचतंत्रम पंचाणाम तंत्राणाम समाहार है। यदि त्रिलोकम की जगह त्रिलोकी आए, त्रिलोकी, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। त्रिलोकम की जगह त्रिलोकी आवे तो ये द्विगु समास नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे सप्तऋषि, इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। सप्ताणाम ऋषिणाम समाहार है। अब 7 ऋषियों का समूह, एक सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं उसे, इसमें बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, बाय।